नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये वो किताब है जो हमारे देश को दिशा देती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वक्त के साथ इसमें बदलाव कैसे आते हैं? बिल्कुल। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, खुद कैसे विकसित होता है। हाँ, तो आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों और उनके जवाबों से ली गई है। जी, और ये सवाल हमें एक आइडिया देते हैं कि संविधान में संशोधन मतलब चेंजेस कैसे होते हैं और कौन-कौन से बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बदलाव होते कैसे हैं, प्रक्रिया क्या है और वो कौन से बड़े ऐतिहासिक संशोधन रहे हैं जिन्होंने भारत के शासन और समाज पर अहम अपनी छाप छोड़ी है। सही कहा। ये कोई सूखी अकादमिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा संविधान कैसे एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहता है। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से होती है? संविधान बदलने की ये शक्ति किसके पास है? देखिए, ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है जी। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। अच्छा, सिर्फ संसद? मतलब राज्य सरकारें या राष्ट्रपति खुद से ये शुरू नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। संशोधन का जो प्रस्ताव होता है, जिसे हम बिल या विधेयक कहते हैं, वो केवल संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, वहीं पेश किया जा सकता है। और इसे कौन पेश कर सकता है? कोई मंत्री या? कोई मंत्री भी ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है। और एक और बात, इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी वो जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो शुरुआत संसद से। लेकिन क्या सारे बदलाव, सारे संशोधन एक ही तरीके से होते हैं? मैंने सुना है कुछ आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल। आपने बिल्कुल सही सुना है। इसमें ना एक तरह का संतुलन है, लचीलापन भी है और कठोरता भी। मोटे तौर पर कहें तो 3 तरीके हैं। हालांकि अनुच्छेद 368 खुद 2 मुख्य, ज्यादा जटिल प्रक्रियाओं की बात करता है। 3 तरीके? अच्छा। पहला कौन सा है? पहला है संसद का साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, जैसे आम कानून पास होते हैं ना। हाँ, वैसे ही। ये तकनीकी तौर पर अनुच्छेद 368 के दायरे से भी बाहर माना जाता है। साधारण बहुमत मतलब 50% से ज्यादा वोट? हाँ, सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं, उनका 50% से ज्यादा। और ये किन मामलों के लिए काफी होता है? ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ी कम बुनियादी मानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है, या राज्यों की सीमाएं बदलनी है, नाम बदलना है। अच्छा। या किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है या खत्म करनी है, नागरिकता से जुड़े नियम है, कुछ अनुसूचियों में बदलाव करना है। इन सब के लिए साधारण बहुमत काफी है। ठीक है। और दूसरा तरीका जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है, वो है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा संजीदा है। इसमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए जरूरी है कि बिल संसद के हर सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा के समर्थन से पास हो। ये पहली शर्त है। कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा? ठीक है। और साथ ही दूसरी शर्त यह है कि सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं, उनमें से कम 2/3 2/3 उसके पक्ष में वोट करें। बाप रे, 2/3? ये तो काफी मजबूत सहमति हुई। ये किन मामलों में जरूरी होता है? ये ज्यादातर उन मामलों के लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव करना है, हाँ। या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये तो देश चलाने के बुनियादी सिद्धांत है ना। बिल्कुल। तो इनमें बदलाव के लिए इतनी मजबूत सहमति, ये विशेष बहुमत जरूरी है। समझ गया। और फिर वो तीसरा जो सबसे मुश्किल माना जाता है? हाँ, वो है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन, मतलब राज्यों की सहमति। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत तो चाहिए ही, जो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ। उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को भी, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी साधारण बहुमत से उस संशोधन पर अपनी रजामंदी देनी होती है। आधे राज्यों की विधानसभाओं के? हाँ, पर ऐसे क्यों? ये क्यों जरूरी है? ये उन मामलों के लिए है जो भारत के संघीय ढांचे, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं।
फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन। बिल्कुल। ये तरीका ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार अकेले ही ऐसे बड़े बदलाव न कर दें जिनसे राज्यों के अधिकार या उनकी स्थिति पर असर पड़ता हो। राज्यों की आवाज भी सुनी जाए। अच्छा, जैसे कौन से मामले आते हैं इसमें? इसमें कई अहम चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा कोई मामला, केंद्र और राज्यों के बीच कानूनों के विषय कैसे बटे हैं, जैसे 7वीं अनुसूची की लिस्ट्स, संसद में राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी यानी उनका प्रतिनिधित्व। और जीएसटी काउंसिल भी इसी में आएगा? जी हाँ, जीएसटी काउंसिल जैसा कोई नया संघीय निकाय। और यहाँ तक कि अगर खुद अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ही कोई बदलाव करना हो तो उसके लिए भी राज्यों की सहमति चाहिए। ये तो वाकई बहुत मजबूत व्यवस्था है संघीय ढांचे को बचाने के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए बिल दोनों सदनों से पास हो गया, जरूरत पड़ी तो आधे राज्यों ने भी हाँ कर दी, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। हाँ, तो क्या राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, 24वां संशोधन हुआ था 1971 में। हाँ। उसके बाद ये तय हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। वो उसे न तो रोक सकते हैं न ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन एक 44वां संशोधन भी तो था जिसने राष्ट्रपति को बिल वापस भेजने का अधिकार दिया था। हाँ, वो था, लेकिन वो अधिकार सामान्य विधेयकों के लिए है, मनी बिल को छोड़कर। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में 24वें संशोधन वाली स्थिति ही लागू है। राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। इससे पता चलता है कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति को कितना महत्व दिया गया है। अच्छा, एक और सिचुएशन, मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया पर राज्यसभा सहमत नहीं है, या उल्टा, तो क्या होता है? क्या सामान्य बिल की तरह जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक हो सकती है? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं। मतलब ये कि बिल को हर सदन से अलग अलग जो भी निर्धारित बहुमत है, विशेष या विशेष प्लस राज्य, उसी से पास होना अनिवार्य है। अगर किसी एक सदन में भी वो अटक गया तो बिल वहीं खत्म, लैप्स हो जाएगा। ओह, तो ये प्रक्रिया को और भी कठोर बनाता है पूरी बात। लेकिन क्या संसद की शक्ति असीमित है? क्या वो कुछ भी बदल सकती है? मतलब क्या संसद कल को कह सकती है कि भारत में चुनाव ही नहीं होंगे? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सवाल उठाओ और इसका जवाब मिला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला। हाँ, ये नाम तो सुना है, केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से में। लेकिन वो संविधान की उन बुनियादी विशेषताओं को, उन फंडामेंटल फीचर्स को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती जो उसकी नींव है, उसका आधार है। इसी को मूल ढांचा कहा गया। मूल ढांचा, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर ये है क्या? क्या इसकी कोई फिक्स लिस्ट है कि ये चीजें मूल ढांचे में आती हैं? देखिए, कोर्ट ने कोई ऐसी पत्थर की लकीर वाली लिस्ट नहीं दी है। ये एक विकसित होता हुआ सिद्धांत है। मतलब समय के साथ कोर्ट अपने फैसलों से बताता रहा है कि क्या-क्या इसमें शामिल है। अच्छा, जैसे क्या उदाहरण है इसके? जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, सेपरेशन ऑफ पावर्स, हाँ। भारत का संघीय चरित्र, फेडरल कैरेक्टर, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, हमारा लोकतंत्रीय गणराज्य होना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर, संसदीय प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और व्यक्ति की गरिमा। ये कुछ उदाहरण हैं। तो ये एक तरह से संसद की संशोधन शक्ति पर एक अहम अदृश्य सीमा की तरह है। बिल्कुल सही समझे आप, एक लक्ष्मण रेखा। संसद संविधान बदल सकती है लेकिन उसकी आत्मा को नहीं मार सकती। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसने तो संसद की शक्ति और न्यायपालिका की भूमिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाया है। चलिए अब प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं
और कुछ उन बड़े संशोधनों पर बात करते हैं जिन्होंने सच में देश पर गहरा असर डाला। और शुरुआत शायद 42वें संशोधन से करनी चाहिए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बिल्कुल। 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया ये संशोधन बहुत ही व्यापक और विवादास्पद था। इसमें संविधान के इतने सारे हिस्सों को बदला कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। सबसे ज्यादा चर्चा तो शायद प्रस्तावना प्रियम्बल में हुए बदलाव की होती है। जी हाँ, 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता इंटीग्रिटी। और ये आज तक का एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी इसी से आए। जी हाँ, बिल्कुल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। अच्छा, 10, अभी तो 11 हैं शायद। हाँ, 11वां बाद में 86 संशोधन से जोड़ा गया, शिक्षा वाला। लेकिन 42वें ने 10 कर्तव्य शामिल किए थे। इसका मकसद था कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें। इसने नीति निदेशक तत्वों और विषयों के बंटवारे में भी तो बड़े बदलाव किए थे। हाँ, बिल्कुल। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए, जैसे गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43A और पर्यावरण का संरक्षण और सुधार आर्टिकल 48A। और वो विषयों का बंटवारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। 5 महत्वपूर्ण विषय: शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर इन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया बना सकती थी। पहले ये मुख्यतः राज्यों के अधिकार क्षेत्र में थे, तो इसे केंद्र का प्रभाव काफी बढ़ा। और सुना इसने राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों पर भी असर डाला था। जी, इसने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था। मतलब जो कैबिनेट कहे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। और हाँ, न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसे भी सीमित करने की कोशिश की गई थी। ये वो दौर था जब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाने के प्रयास हुए थे। ओहो, तो फिर इसके बाद आया 44वां संशोधन 1978 में। इसे काफी हद तक 42वें के असर को पलटने वाला माना जाता है ना। बिल्कुल। इमरजेंसी हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो ये संशोधन लेकर आई। इसका उद्देश्य 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को, खासकर जो ज्यादा विवादास्पद थे, उनको ठीक करना था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चर्चित कदम कौन सा था? वो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी, पहले ये अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 और F और अनुच्छेद 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। 44th संशोधन ने इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा और इसे सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब संपत्ति रखना एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, बस एक कानूनी अधिकार है। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। सरकार जनहित में आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानून के तहत और उचित प्रक्रिया का पालन करके। आप इसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, जैसा पहले कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने भूमि सुधार जैसे कदमों को आसान बनाया। और क्या किया 44वें संशोधन ने? इसने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया, जो 42वें ने छीन लिया था। हालांकि अगर कैबिनेट दोबारा वही सलाह भेज दे तो राष्ट्रपति तो माननी पड़ेगी। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के संबंध में किया। अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी लगाने का एक आधार था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये शब्द बड़ा अस्पष्ट था। हाँ, इसका दुरुपयोग हो सकता था। बिल्कुल। तो 44th संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। मतलब अब सिर्फ अंदरूनी लड़ाई झगड़े के आधार पर इमरजेंसी नहीं लग सकती, जब तक कि वो हथियार बंद विद्रोह का रूप न ले ले। ये तो बहुत जरूरी था। और एक और सुरक्षा कवच जोड़ा गया। ये पक्का किया गया कि इमरजेंसी के दौरान भी अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता।
ये नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की लिहाज से मील का पत्थर था। वाकई ये दोनों संशोधन 42वां और 44वां तो अपने आप में पूरी कहानियां हैं। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। पहला संशोधन 1951, आजादी के इतने तुरंत बाद ही संविधान बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? पहला संशोधन जमीनी हकीकत से जुड़ा था, जैसा आपने कहा। आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, खासकर जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन संपत्ति का अधिकार, जो तब मौलिक अधिकार था, वो आड़े आ रहा था। लोग कोर्ट जा रहे थे। तो सरकार ये पहला संशोधन लाई। इसने एक 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल बनाई। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या खास था? इसमें ये प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में डाले गए कानूनों को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को बचाना था। अच्छा, तो ये कानूनों को एक तरह का कवच दे देता था। हाँ, शुरुआत में यही मकसद था। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती फैसले की तारीख के बाद डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करें। ठीक है। और पहले संशोधन ने कुछ और भी किया था? हाँ, इसने अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे कुछ मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के आधारों को और स्पष्ट किया, जैसे लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध आदि, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति भी राज्यों को दी। समझ गया। अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। 73वां और 74वां संशोधन। हाँ, 1992 के ये 2 संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। 73वां गांवों के लिए था, पंचायतें। जी हाँ, 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया। भाग 9 जोड़ा गया संविधान में। इनके नियमित चुनाव कराना अनिवार्य किया गया। उनके लिए फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रावधान हुआ और उन्हें शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गईं जो 11वीं अनुसूची में 29 विषयों के रूप में लिस्टेड हैं। और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण भी था। हाँ, ये एक क्रांतिकारी कदम था। पंचायतों में सभी स्तरों पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। SC/ST के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 74वां संशोधन वो शहरों के लिए था? जी, 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया। इनके लिए भी नियमित चुनाव, वित्त आयोग और शक्तियां 12वीं अनुसूची में 18 विषय तय की गईं। तो इन दोनों ने मिलकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पावर डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल। इन्होंने शासन को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाया और उन्हें अपने स्थानीय मामलों में भागीदारी का संवैधानिक अधिकार दिया। एक और बड़ा बदलाव जिसने खासकर युवाओं को सीधे प्रभावित किया, वोटिंग की उम्र कम करना। हाँ, वो था 61वां संशोधन 1989 में। इसने क्या किया था? अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया। 21 से 18, रातों रात करोड़ों नए वोटर जुड़ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसने भारतीय लोकतंत्र के आधार को और ज्यादा व्यापक बनाया, युवाओं की भागीदारी बढ़ाई। शिक्षा के अधिकार वाला संशोधन भी तो बहुत अहम था। बिल्कुल। 86वां संशोधन 2002 ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। इसने क्या किया? इसने 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अच्छा, अनुच्छेद 21 से? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसने अनुच्छेद 51A में एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और नीति निदेशक तत्वों में जो अनुच्छेद 45 था, उसके विषय वस्तु को भी बदला। ये तो वाकई शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा संवैधानिक कदम था। अच्छा, अब जरा दल बदल विरोधी कानून की बात करते हैं। वो आया राम गया राम वाली राजनीति बहुत बदनाम थी। हाँ, उस समस्या से निपटने के लिए 1985 में 52वां संशोधन लाया गया। इसने क्या प्रावधान किए? इसने संविधान में 10वीं अनुसूची
10th शेड्यूल जोड़ी, जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि किन परिस्थितियों में संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य डिस्क्वालिफाइड ठहराया जा सकता है। जैसे अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ दे, या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करे, या वोटिंग से गैर हाजिर रहे और पार्टी उसे 15 दिन में माफ ना करे, या कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, या कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। और इस पर फैसला कौन लेता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति, स्पीकर या चेयरमैन। हालांकि किहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इसने कुछ हद तक राजनीतिक अस्थिरता को रोकने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो यही थी। हालांकि इसकी प्रभावशीलता और कुछ प्रावधानों पर बहस आज भी चलती रहती है। अब आते हैं हाल के वर्षों के एक और चर्चित संशोधन पर, EWS आरक्षण। जी, 103वां संशोधन 2019। इसने क्या किया? इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS के लिए शिक्षा संस्थानों, सरकारी और निजी अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया। ये मौजूदा आरक्षण के अलावा है? हाँ, ये SC, ST और OBC के लिए जो 50% तक आरक्षण है, उसके अतिरिक्त है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंड क्लॉज 6 जोड़े गए। इस पर भी काफी बहस हुई थी कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? जी हाँ, काफी बहस हुई। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, इस आधार पर कि ये समानता के अधिकार और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत से इसे वैध ठहराया। अच्छा, तो ये अब लागू है। इनके अलावा भी तो बहुत सारे संशोधन हुए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में संविधान को बदला है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनका जिक्र करना चाहेंगे? जरूर, कई हैं। जैसे 70वां संशोधन 1956। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और राज्यों की जो पुरानी A-B-C-D श्रेणियां थीं, उन्हें खत्म किया गया। इसने दिखाया कि संविधान ने भारत की भाषाई विविधता को कैसे अकोमोडेट किया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर जैसे 26वां संशोधन 1971, इसने जो भूतपूर्व रियासतों के शासक थे, उनके प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। और लोकसभा की सीटों की संख्या भी तो बढ़ाई गई थी। हाँ, 31 संशोधन 1973 ने लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी। 525 से 543 निर्वाचित +2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। और पूर्वोत्तर राज्यों या दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान वाले संशोधन? बिल्कुल, जैसे 13 संशोधन 1962 ने नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371A लाया। 36 संशोधन 1975 ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। 35वें से वो सह राज्य बना था। सिक्किम पहले सह राज्य था। हाँ, थोड़े समय के लिए, फिर 36 से पूर्ण राज्य बन गया। इसी तरह 53वें संशोधन 1986 मिजोरम को राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान आर्टिकल 371G देता है। और 69 संशोधन 1991 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी का विशेष दर्जा दिया, आर्टिकल 239AA, और उसकी अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया। ये दिखाता है कि संविधान कितना लचीला रहा है अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों को लेकर। जी, और भाषाओं को लेके भी संशोधन हुए, जैसे 71वां संशोधन 1992, जिसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। एक संशोधन था जिसे न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था, NJSC वाला। हाँ, वो था 99वां संशोधन 2014। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC बनाने के लिए लाया गया था, जो जजों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। जी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, का उल्लंघन करता है।
ये संसद की संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच के तनाव का एक बड़ा उदाहरण है। और वो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, वो 100वां संशोधन 2015 था। इसने भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ एन्क्लेव्स क्षेत्रों के आदान प्रदान को संवैधानिक मंजूरी दी, जिसे दशकों पुराना सीमा विवाद सुलझा। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे हालिया में से एक 104वां संशोधन। हाँ, 104वां संशोधन 2019। इसने 2 काम किए। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 साल 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। दूसरा, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया, प्रभावी रूप से उसे समाप्त कर दिया। बाप रे, इतने सारे संशोधन और हर एक के पीछे अपनी कहानी, अपना संदर्भ, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तस्वीर ये है कि भारतीय संविधान, जैसा हमने शुरू में कहा था, एक स्थिर दस्तावेज नहीं है। ये समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से लगातार खुद को ढालता रहा है, विकसित होता रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि हमारे संविधान निर्माता वाकई बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने संशोधन की एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जो ना तो इतनी आसान है कि कोई भी सरकार जब चाहे जैसे चाहे इसे बदल दे, सही कहा, और ना ही इतनी मुश्किल कि जरूरत पड़ने पर इसमें जरूरी बदलाव किए ही न जा सकें। ये कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। एकदम सही कहा आपने। और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का वो मूल ढांचे का सिद्धांत, वो इस संतुलन को और पुख्ता करता है। वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि बदलाव तो हों, लेकिन संविधान की आत्मा, उसके जो बुनियादी मूल्य और सिद्धांत हैं, वो सुरक्षित रहें। हाँ, और हमने देखा कि कैसे 42वें, 44वें, 73वें, 74वें जैसे कुछ संशोधनों ने तो वाकई देश की दिशा और दशा पर कितना गहरा असर डाला है। बिल्कुल, उन्होंने हमारे लोकतंत्र, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तो आज हमने क्या-क्या समझा? हमने देखा कि संविधान में संशोधन होता कैसे है, वो साधारण बहुमत वाला तरीका, फिर विशेष बहुमत, और फिर वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाला तरीका। जी, हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, जॉइंट सिटिंग क्यों नहीं होती, और मूल ढांचे की वो अदृश्य लक्ष्मण रेखा क्या है। हाँ, और फिर हमने कुछ सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली संशोधनों की कहानी भी सुनी। प्रस्तावना में बदलाव से लेकर संपत्ति के अधिकार तक, पंचायती राज से लेकर वोटिंग की उम्र घटाने तक, शिक्षा के अधिकार से लेकर दल बदल और आरक्षण तक। और ये जानना, जैसा आपने पहले कहा, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे सांस लेता है, कैसे ये हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को आकार देता है। ये हमारे अधिकारों, हमारी जिम्मेदारियों, हमारे शासन की पूरी व्यवस्था से जुड़ा है। और इसी सोच के साथ एक सवाल मैं भविष्य के लिए छोड़ना चाहूंगा। आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, डेटा प्राइवेसी, नई तरह की चुनौतियां हैं, समाज की आकांक्षाएं बदल रही हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है, आने वाले समय में हमारे संविधान को किन नई कसौटियों पर खरा उतरना होगा? क्या हमें भविष्य में और बड़े या अलग तरह के संशोधनों की जरूरत महसूस होगी? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी जो बहसें चल रही हैं, जिसके लिए कई अनुच्छेद जैसे 83, 172 वगैरह में बदलाव करने होंगे, क्या वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगी? क्या हमें डिजिटल अधिकार या पर्यावरण संरक्षण को लेकर नए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जरूरत महसूस होगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। संविधान के कौन से हिस्से भविष्य में सबसे ज्यादा बहस और बदलाव का केंद्र बनेंगे? ये वो सवाल हैं जो दिखाते हैं कि संविधान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हमेशा लिखी जाती रहेगी, विकसित होती रहेगी